हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। 1994 में एक फिल्म आई थी, द शॉशैंक रिडेम्पशन। फिल्म को ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन देखने वालों के दिमाग में आज भी ये फिल्म हमेशा के लिए रह जाती है। फिल्म की कहानी में एक बैंकर की जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उस पर उसकी वाइफ और लवर को मारने का इल्जाम लगता है। बैंकर बेगुनाह है, लेकिन सारे सबूत खिलाफ होने की वजह से उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। अब इस कहानी के मुताबिक फिल्म के प्रोटैगनिस्ट यानी बैंकर की जिंदगी में अचानक तूफान आ गया है। एक तरफ तो उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया, दूसरा उसे उसके ही मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा मिली, वो मर्डर जो उसने किया ही नहीं। जेल में पहुंचने के बाद उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता है, मारपीट की जाती है। लेकिन फिल्म की कहानी ये नहीं है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ, कहानी ये है कि इस होपलेस सिचुएशन में वो किस तरह रिएक्ट करता है। अब बैंकर के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो उम्र कैद की सज़ा को अपनी किस्मत मान ले और जेल में ही अपनी ज़िंदगी बिता दे, या फिर वो इस सिचुएशन से लड़े और जो डिज़र्व करता है यानी आज़ादी वो हासिल कर ले। तो फिल्म का एंड तो इसी के साथ होता है कि कई महीनों तक सिर्फ एक हथौड़ी के जरिए वो दीवार में सुरंग बनाकर जेल से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। शॉर्ट में कहें तो इस फिल्म की कहानी कहती है कि कोई दीवार या कोई इवेंट हमारी फ्रीडम को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि हमारे खुद के थॉट्स और एक्शंस हमारे फ्रीडम कंट्रोल करते हैं। और इसी ख्याल से जुड़ी है स्टोइसिज्म फिलॉसफी, जिसके बारे में है हमारा आज का ये एपिसोड। इस फिलॉसफी की शुरुआत होती है एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलॉसफी के दौर से। कई बड़े स्टोइक फिलोसफर्स आए हैं, जैसे कि ज़ीनो ऑफ सेटियम, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका और भी कई। लेकिन इस फिलॉसफी को नाम देने और इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है ज़ीनो ऑफ सेटियम को, जिन्होंने 300 BC यानी आज से लगभग 2300 साल पहले इस फिलॉसफी की शुरुआत की थी। दरअसल सेटियम एक शहर का नाम था जहाँ ज़ीनो नाम के फिलोसफर पैदा हुए थे, तो पहले शहर का नाम भी साथ में जोड़ दिया जाता था, इसीलिए इन्हें ज़ीनो ऑफ सेटियम कहा जाता है। ज़ीनो की जिंदगी की शुरुआत फिलोसफर के तौर पर नहीं, बल्कि एक मर्चेंट के तौर पर हुई थी, यानी वो एक व्यापारी थे। कहा जाता है कि एक बार सामान से भरे अपने एक जहाज के साथ वो किसी समुद्री यात्रा पर निकले। सफर के दौरान तूफान की वजह से उनका जहाज डूब गया और सारे पैसे भी चले गए। ऐसे में वो खाली हाथ किसी तरह एथेंस पहुंचे। पैसे नहीं थे, सामान बह चुका था और वो कुछ वक्त के लिए एथेंस में ही फंस गए थे। एक दिन वो एथेंस में एक बुक शॉप के सामने खड़े थे। उन्होंने सॉक्रेट्स की बुक रखी हुई देखी। उसे पढ़ने के बाद किताब वाले से पूछा कि ऐसे फिलोसफर्स मुझे यहाँ कहाँ मिल सकते हैं। किताब वाले ने पब्लिक प्लेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोगों के बीच पढ़ाते हुए तुम्हें ऐसे लोग दिख जाएंगे। अब ज़ीनो ने इन फिलोसफर्स के बीच वक्त बिताना शुरू कर दिया, उनकी बातों को समझा और उनके साथ एक लंबे वक्त तक पढ़ाई की। काफ़ी वक्त सॉक्रेटिस और बाकी फिलोसफर्स को पढ़ने और समझने के बाद ज़ीनो निकल गए अपनी आइडियाज़ और टीचिंग्स को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि ये सब ज़ीनो के लिए एक्सीडेंटल था, यानी जहाज़ डूबने की घटना से जो उनका नुकसान हुआ था, सारे पैसे भी चले गए थे। लेकिन इसी घटना ने उनकी फिलोसफिकल जर्नी की शुरुआत की थी। जब ज़ीनो को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने कुछ इन लफ्ज़ों में इस बात को कहा, यानी ज़ीनो का कहना था कि उनके साथ जो हादसा हुआ, उनका जो नुकसान हुआ था, जिसने उन्हें गरीब बना दिया था, वो बड़ी बात नहीं थी। ये हादसा उन्हें डिफाइन नहीं करता है, बल्कि इस नुकसान के बाद ज़ीनो ने अपना वक्त कैसे बिताया, इस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड कैसे किया, बड़ी बात ये थी। इसी सोच ने ज़ीनो के ख्याल को बदला और उन्हें स्टोइसिज्म की फिलॉसफी की शुरुआत करने की इंस्पिरेशन दी। अब सवाल ये कि इस फिलॉसफी का नाम स्टोइसिज्म पड़ा कैसे। दरअसल स्टोइक उस जगह का नाम था जहां से ज़ीनो ने अपनी फिलॉसफी लोगों के बीच पहुंचाई थी। स्टोइक एक पब्लिक प्लेस था। इस जगह पर ज़ीनो के फॉलोअर्स इकट्ठा होते और ज़ीनो अपने आइडियाज़ और टीचिंग्स के बारे में उन्हें बताते थे, यानी इसी जगह पर ज़ीनो लेक्चर्स देते थे, इसीलिए इस फिलॉसफी का नाम पड़ा स्टोइसिज्म। ज़ीनो ने अपनी फिलॉसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉजिक, फिजिक्स, एथिक्स। अब लॉजिक से उनका मतलब था रीजनिंग, ट्रुथ और क्लियर थिंकिंग, यानी इंसान क्लैरिटी के साथ सोचे कैसे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि लॉजिकल रीजनिंग हमें इमोशनल फूल होने से बचाती है। जैसे हम सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मैसेज सीन का ऑप्शन है, यानी हम ये देख सकते हैं कि किसने हमारा मैसेज देखा और पढ़ा। अब मान लीजिए कि आपने किसी को मैसेज भेजा, उसने आपका मैसेज देखा और रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमोशनल रिएक्शन कहता है कि आप सोचेंगे कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर शायद आपने उसे अपसेट कर दिया और नतीजा आप एंजाइटी में। अब लॉजिकल रीजनिंग कहती है
हो सकता है कि वो बिजी हो, और अगर नहीं भी है तो उनके रिस्पॉन्ड करने का रीज़न आप नहीं जानते। वो आपसे अपसेट हैं, इसका भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग अननेसेसरी एंजाइटी को रोकती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप अपने बॉस के पास गए। आपके बॉस ने बोला कि आपको प्रोजेक्ट में अभी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब इमोशनल रिएक्शन कहता है कि आप सोचेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या बेहद ख़राब था, क्या मुझे काम करना नहीं आता, कहीं इसी वजह से मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। और इसी सिचुएशन में लॉजिकल रीजनिंग कहती है कि एक प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने काम में बेकार हैं, या आपका प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह हम सोशल मीडिया पर जब कोई शॉकिंग न्यूज़ देखते हैं तो इमोशनल रिएक्शन देते हैं, उस पर क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी कमेंट के जरिए, कभी डिसलाइक, या कभी उसे बाकी लोगों के बीच शेयर करके। ऐसे में हम कई बार फेक न्यूज़ या ऐसी किसी न्यूज़ को शेयर कर देते हैं जिससे सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। आप यहाँ लॉजिकल थिंकिंग कहती हैं कि पहले हम देखें कि क्या ये न्यूज़ वेरीफाइड है, क्या इसे बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया जा रहा है, इस न्यूज़ का आखिर फुल कॉन्टेक्स्ट क्या है। न्यूज़ को वेरीफाई करने के बाद ही उस पर कोई रिएक्शन दे। कुल मिलाकर लॉजिकल रीजनिंग हमारे माइंड को ट्रेन करती है ताकि हम फैक्ट्स को फीलिंग से अलग कर सकें और ट्रुथ और एजम्पशंस में फ़र्क कर सकें। क्योंकि जीनो का मानना था कि हम इंसानों के दुखी होने की वजह हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि उन इवेंट्स के बारे में हमारी रॉन्ग जजमेंट्स है। स्टोइसिज्म का दूसरा पिलर है फिजिक्स, जो हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करती है। हम इंसान जान पाते हैं कि आखिर हमारी दुनिया काम कैसे करती है, और ये जानकारी हमारी लाइफ को और आसान कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें से बहुत से लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि हम किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या किसी ट्रिप से पहले या किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले कई बार बीमार पड़ जाते हैं। या तो हम इसे अपनी किस्मत मान लें या फिर ये जान लें कि हमारी बॉडी के ऐसे रिएक्ट करने का रीज़न क्या है। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हमारी बायोलॉजी काम कैसे करती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, आपने कहीं जाने का प्लान बनाया और अचानक बारिश हो गई, आपका पूरा प्लान ही ख़राब हो गया। और हो सकता है ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका लक ही ख़राब है, क्योंकि हर बार ऐन मौके पर कुछ ना कुछ हो जाता है। कई बार बारिश हो जाती है, कई बार ट्रैफिक जैम। अब इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि आप ये समझ लें कि नेचर का आपके शेड्यूल या प्लान से कोई लेना देना नहीं है। बारिश आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती, नेचर की अपनी लॉज हैं। कुल मिलाकर फिजिक्स हमें समझाती है कि रियलिटी काम कैसे करती है। जीनो का कहना था कि जब हम ये समझ लेते हैं कि यूनिवर्स हमें कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि हमें चॉइसेस देता है, तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। इस फिलॉसफी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एथिक्स। एथिक्स हमें बताता है कि अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है, सही और गलत क्या है, और कैसे हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। यानी एथिक्स वो है जहाँ से फिलॉसफी किताबों से निकलकर हमारी ज़िंदगी में एंटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ बैठा हुआ शख्स अपना पर्स वहीं भूल गया है, तो आप क्या करेंगे? रॉन्ग चॉइस कहती है कि आप खुश होंगे कि आपको पैसों से भरा पर्स मिला है और उसे अपने पास रख लेंगे, और ख़ुद को ये जवाब भी दे देंगे कि सभी तो ऐसा करते हैं, किसी और को मिला होता तो वो भी यही करता, आज के ज़माने में वापस कौन देता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वगैरह वगैरह। लेकिन एथिक्स कहता है कि मनी यूज़फुल तो है, लेकिन वैल्यूज़ को बेचकर हासिल नहीं करनी है। इसीलिए जिस शख्स का पर्स है उसे लौटा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर लॉजिकल थिंकिंग और फिजिक्स के बारे में हमने जो समझा, उस समझ को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली दिखाने का जरिया है एथिक्स। हालांकि वक्त के साथ कई फिलोसफर्स आए और स्टोइसिज्म के क्रिटिसिज्म पर भी फोकस किया गया, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर बताइए स्टोइसिज्म फिलॉसफी का कौन सा थॉट आपको सबसे पावरफुल लगता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।